Hello and welcome to my YouTube channel. So today I am going to teach you class 12th political science, book 1 contemporary world politics, and the very first chapter, which is the Cold War era. So first of all, I would like to introduce you with the name of your book, which is Contemporary World Politics. So what do you mean by contemporary? Contemporary means present. Present world politics is tussle for power. Okay, so the present world में जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही है, जितनी भी टसल फॉर पावर है, उसको हम इस पूरी बुक में डिस्कस करेंगे. एंड वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज किस तरीके से एक टसल मतलब होता है ना, लड़ाई करना फॉर पावर, फॉर गेनिंग द मैक्सिमम पावर, उसके बारे में हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे. सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज द कोल्ड वॉर एरा. तो कोल्ड वॉर एरा पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ प्रोवाइडिंग यू द बैकड्रॉप ऑफ द बुक. मतलब होता है ना एक फ्लैश बैक ऑफ द स्टोरी, वो ये है, बैकड्रॉप है पूरी बुक का. ठीक है, तो इससे भी पहले की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं थोड़ी सी. ठीक है, वर्ल्ड वॉर एरा से पहले, कोल्ड वॉर एरा से पहले क्या हुआ था देखेंगे हम. तो सबसे पहले हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 से 1918 तक, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था 1939 से 45 तक. क्लियर? अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट कब हुआ था? 39 में हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड को अक्वायर कर लिया था. उस समय जर्मनी में कौन थे? हिटलर थे, और हिटलर ने पोलैंड पे अपना हक जमा लिया था, उसको कॉन्कर कर लिया था. तो इस से स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड. अब हम सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, किसने वर्ल्ड वॉर लड़ा? तो उसमें दो मेजर पावर्स थी. फर्स्ट वाज एलीट पावर एंड द सेकेंड वन वाज एक्सेस पावर. ये दो मेजर पावर्स थी जिन्होंने लड़ा. अब एलीट पावर में कौन कौन आता था? यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस. एंड एक्सेस पावर में कौन कौन आता था? जर्मनी, इटली एंड जापान, ये आता था. ठीक है, इन दोनों के बीच में फाइट लड़ी गई थी, एंड इन दोनों पावर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था. और ये जो एलीट पावर है, ये लास्ट में विक्ट्री हासिल करते हैं, ये जीत जाते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ठीक है, अच्छा, तो जो इसके बाद का पीरियड है 1945 से स्टार्ट हो जाता है हमारा कोल्ड वॉर. ठीक है, 1945 से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर, और ये कब तक चलता है? 91 तक चलता है. क्लियर? सो अब कोल्ड वॉर किस किस पावर्स के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था यूएस और यूएसएसआर के बीच में. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि यूएस एंड यूएसएसआर तो एलीट पावर में एक साथ लड़ रहे थे, और ये दोनों तो इन दोनों को तो विक्ट्री भी मिली है, बट बाद में ये दोनों फाइट क्यों करने लग गए? तो देखिए, इसमें ऐसा हुआ था, जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो जो यूएसएसआर है, ये साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप, ईस्टर्न यूरोप की साइड क्या करने लग गया था? हेल्प करने लग गया था, और उसको एड प्रोवाइड करने लग गया था, और उसको कॉन्कर करने लग गया था, अपने अंडर लेने लग गया था. और ये बात यूएस को काफ़ी दिनों बाद पता लगी थी. और जब ये बात इनको पता लगी यूएस को, तो यूएस ने क्या किया था? यूएस ने जापान पे 2 बॉम्ब्स गिरा दिए. और वो 2 बॉम्ब्स कौन कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे. ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे, और उनका नाम क्या क्या था? उनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन. ये 2 बॉम्ब्स थे जो गिराए गए थे इन पे. ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, और इनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और हिरोशिमा एंड नागासाकी आज तक उस अटैक को फेस कर रहे हैं. मतलब आज तक उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यहाँ दोनों जगह पे देखने को मिलते हैं. तो अब जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं कि यूएस ने जापान पे ये जो 2 बॉम्ब्स गिराए थे, ये अननेसेसरी था, क्योंकि जापान तो ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था, क्योंकि वो इस कंडीशन में ही नहीं था कि वो आगे फाइट को कंटिन्यू करे.
ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये ज़बरदस्ती था, ज़बरदस्ती 2 बॉम्ब गिराए गए थे और कहा, और यूएस ने प्रेजेंट ऐसे किया कि इट वाज नेसेसरी टू सेव मोर लाइव्स, इट वाज नेसेसरी टू एंड द वॉर लाइक दिस। ठीक है, नेसेसरी था क्योंकि वॉर ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने बॉम्ब गिरा दिए। ओके, तो अब क्या होता है, क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि ये जो बॉम्ब गिराए गए थे ये क्यों गिराए गए थे। देखिए, क्रिटिक्स यही बोलते हैं कि मॉस्को को यूएस अपनी पावर दिखाना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना सुपीरियर हूँ, इसीलिए उसने जापान पे बॉम्ब गिराया ना। ये मॉस्को क्या है, मॉस्को है यूएसएसआर की कैपिटल। ठीक है, तो यूएसएसआर को शो करने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, यूएस ने बॉम्ब्स गिरा दिए थे जापान पे। ओके, नाउ कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, 1945 से 1991 तक चलता है। अब 1991 में ही स्टार्ट होता है कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि ये चैप्टर क्या है, फ्लैशबैक है, क्योंकि आपको 1945 से 91 का पीरियड डिस्क्राइब करेगा पूरा। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग अप विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और इसके आगे मैंने स्टार लगाया बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 4 मार्कर क्वेश्चन आराम से बनता है कि एक्सप्लेन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड जानते हैं कि ये कब से कब तक हुआ। देखिए 61 to 62, 1961 to 62 हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। देखिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को अगर हम देखें तो क्यूबन में एक वर्ड है क्यूबा, और ये क्यूबा में ही सारी गड़बड़ हुई थी। तो देखिए क्यूबा क्या था, क्यूबा एक आइलैंड नेशन था। ठीक है, आइलैंड नेशन था। अब मैं ना आपको इसकी थोड़ी सी जोग्राफिकल लोकेशन बताती हूँ। तो देखिए ये है यूएसए और ये है यूएसएसआर, और यहाँ था हमारा क्यूबा, जस्ट इसके नीचे इसका आइलैंड नेशन क्यूबा। ठीक है, तो क्यूबा बिल्कुल यूएसए के नीचे था, लेकिन क्यूबा वॉज द फ्रेंड ऑफ, एलाई ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का ये अलाई फ्रेंड था। ठीक है, ओके, तो अब क्यों ये फ्रेंड थे एक दूसरे के इतने दूर होने के बावजूद, क्योंकि ये दोनों ही एक ही आइडियोलॉजी फॉलो करते थे विच इज कम्युनिज्म। ये दोनों कम्युनिस्ट नेशंस थे, कम्युनिज्म फॉलो करते थे, और यूएसए कैपिटलिज्म फॉलो करता था। ओके, नाउ व्हाट इज कम्युनिज्म। देखिए जहाँ पे भी हर चीज़ स्टेट ओन्ड होती है, जहाँ स्टेट का पूरा पूरा रोल होता है, पूरा इंटरफेरेंस होता है हर चीज़ में, हर फील्ड में, जहाँ पब्लिक सेक्टर प्रिवेल करता है, प्राइवेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, वो होता है कम्युनिज्म। ठीक है, एंड व्हाट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इसका जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ पे हर चीज़ प्राइवेटली ओन्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी वर्क करती थी, मतलब जो एबल है कमाने के लिए वो ही सर्वाइव कर सकता है इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, स्टेट आपको कोई सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको खुद अर्न करना पड़ेगा। वेयर एज कम्युनिज्म में स्टेट जो था वो सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक विच इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को भी हम पढ़ रहे थे। सो इसके अंदर जो ये क्यूबा होता है ये यूएसएसआर का एलाई होता है, फ्रेंड होता है, क्योंकि ये इसी की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करता है, और कैपिटलिज्म यूएसए की आइडियोलॉजी है, बट ये यूएसए के जस्ट पास होता है, उसके जस्ट नीचे होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है 1961 में यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यूएसए के जस्ट एकदम पास में क्यूबा है, तो यूएसए तो क्या करेगा, क्यूबा को इन्वेड कर लेगा और क्यूबा को कॉन्कर कर लेगा। तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका एक सोचते हैं, वो अच्छा तो क्या मतलब कह सकते हैं, बट वो एक तरीका सोचते हैं इसको प्रोटेक्ट करने का। वो क्यूबा के लीडर फिडेल कैस्ट्रो से बात कर लेते हैं और फिडेल कैस्ट्रो को बोलते हैं कि हम क्यूबा को अपना मिसाइल बेस बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे चारों तरफ क्यूबा के मिसाइल्स खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और क्यूबा बिल्कुल यूएसए के पास होता है, और यूएसए फॉर द
वेरी फर्स्ट टाइम वो इतनी क्लोज होती है मिसाइल्स के, इतना ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो अब यूएसए के लीडर जॉन एफ कैनेडी को इसके बारे में काफ़ी दिनों बाद पता लगता है, और जब पता लगता है तो वो यहाँ से जितनी भी आती हुई शिप्स हैं, जितनी भी ये शिप्स आ रही हैं, उसको यहीं रोक देती है यूएसए। बोलती है कि अगर आप यहाँ से आगे आएंगे तो हम भी अटैक कर देंगे। ठीक है, वो यहीं पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है यूएसए, और यूएसएसआर अपने शिप्स को वापस ले लेता है। तो ये एकदम एक हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर की तरह जाना जाता है, हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल द पावर्स वर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और वर्ल्ड वॉर थर्ड किसी भी टाइम पे हो सकता था। ठीक है, तो देखिए जो ये दो पावर्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, टू सुपर पावर्स। ये क्या थी, सुपर पावर्स थी, क्योंकि इनकी पावर्स वाज अनमैचेबल, मतलब कहीं से मैच नहीं कर सकती थी कोई भी कंट्री इनकी पावर्स को, ये दोनों ही इक्वली पावरफुल थी। ठीक है, सो ये जो दो पावर्स क्रिएट हो गई थी, इससे हम लोगों को एक वर्ल्ड क्रिएट होता हुआ दिख गया था, टू पोल्स में कन्वर्ट होता हुआ दिख गया था। वन वॉज यूएसए एंड द नेक्स्ट वॉज यूएसएसआर। दैट इज वाई हम इस वर्ल्ड को बाइपोलर वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि टू पोल्स हो गए थे, इसलिए इसको बाइपोलर वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, तो अगर अब हम कोल्ड वॉर को सम अप करें तो कोल्ड वॉर क्या था। कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन। कोल्ड वॉर कंपटीशन था। कंपटीशन किन किन के बीच में था, यूएस और यूएसएसआर के बीच में था। द टेंशंस, जो टेंशंस प्रिवेल कर रही थी, पूरे ग्लोबली प्रिवेल कर रही थी, एंड अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस। कॉन्फ्रंटेशंस इज ऑल्सो कन्फ्रंट करना एक दूसरे को, बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव एलीज। देखिए यहाँ पे एलाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि फ्रेंड्स भी तो साथ में लड़ते हैं जब लड़ाई होती है दो मेन हेड्स की, तो फ्रेंड्स भी साथ में लड़ते हैं। तो ये उनके जो फ्रेंड्स थे, ये दोनों के अपने अपने फ्रेंड्स थे, अलग अलग फ्रेंड्स थे, ये दोनों साथ में, मतलब ये सब मिल के लड़ाई कर रहे थे, विच वॉज टर्म्ड एज कोल्ड वॉर। ठीक है, तो जो ये कोल्ड वॉर था, ये कभी भी एक हॉट वॉर नहीं बना, कभी भी एक डायरेक्ट हॉट वॉर कैसा होता है जिसमें वेपन्स भी यूज़ हो, सब यूज़ हो, और बहुत मतलब लड़ाई हो। तो देखिए जो इनके एलाइज की मैंने भी आपको बात बताई थी, तो फ्रेंड्स लड़ सकते हैं लोकल लेवल पे। ठीक है, लोकल लेवल पे फ्रेंड्स लड़ सकते हैं, बट दो बड़ी बड़ी पावर्स जो हैं वो कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आएंगी, डायरेक्टली नहीं लड़ेंगी। अगर लड़ती तो हॉट वॉर कहलाता, बट ये कोल्ड वॉर था, मतलब नहीं लड़ी। ठीक है, कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आने दी हमने कि दोनों को लड़ाई करनी पड़े। ठीक है, अच्छा, ये पावर राइवलरीज तो थी ही, पावर के लिए तो लड़ ही रहे थे, मिलिट्री भी थी इसमें, मिलिट्री भी थी और मिलिट्री की फाइट भी थी। ठीक है, मतलब दोनों ने अपने अपने बना रखी थी पूरी पूरी मिलिट्री, लेकिन ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी था। दोनों अपनी आइडियोलॉजीज जो थी वो दोनों की मैच नहीं करती थी, और दोनों अपनी आइडियोलॉजीज को सुपीरियर दिखाना चाहती थी, यही असली कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, इसमें बहुत आराम से हमको अलायंस सिस्टम दिखता है, एक वेस्टर्न अलायंस, एक ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस था यूएस और उसके फ्रेंड्स का, और ये लोग कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे। ठीक है, इनको प्रो डेमोक्रेटिक बोला जाता है। ओके, और ईस्टर्न अलायंस थे यूएसएसआर और उसके फ्रेंड्स, और ये लोग कम्युनिज्म को और सोशलिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये था जो बेसिक होता है हमारा कोल्ड वॉर के फीचर्स कुछ। ठीक है, ऑल्सो इट वॉज नेवर अ फुल फ्लेज्ड वॉर। फुल फ्लेज्ड वॉर क्या होता है, पूरे तरीके से लड़ना, पूरे वेपन्स इकट्ठे करना, आराम से मार धड़ाई का सारा सामान इकट्ठा करना और फिर लड़ना, इज़ अ फुल फ्लेज्ड वॉर। तो कभी भी फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुआ। ठीक है, लॉजिक इसका बहुत ही सिंपल है। ऐसा क्यों था, इतने बड़े बड़े पावर्स हैं, लड़ सकते थे, पूरी पूरी मतलब इक्विपमेंट्स भी थे इनके पास, फिर क्यों नहीं लड़े। देखिए यही है कि दोनों के पावर्स जो थी, दोनों के इक्विपमेंट्स जो थे वो सेम, मतलब इक्वल थे, पावर्स इक्वल थी। तो जब दो इक्वल पावर्स फाइट करती हैं तो फाइट तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हरा सकती हैं। ठीक है, और दोनों को पता है कि अगर दोनों लड़े तो इट विल मतलब दोनों को ही हार्म होगा, इट विल क्रिएट हार्म फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ इस लॉजिक को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, एंड इट कैन बी आस्क्ड एज अ 2 मार्कर।
ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है कि व्हाट इज़ लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस सिंपल है कि दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, दोनों की पावर्स इक्वल थी, इसलिए उन्होंने लड़ाई नहीं करी। तो व्हेन बोथ द साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट ईच अदर, अगर दोनों के पास ही कैपेसिटी है कि वो एक दूसरे को बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन, मतलब दोनों के लिए बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर सकती है, कोई भी किसी पे भी अटैक करे बहुत बुरा डिस्ट्रक्शन होगा, अगर इस बात का पता है, सो टू एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड, कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता टू इनिशिएट अ वॉर। ये जब बात पता है कि बहुत ही डिस्ट्रक्शन होने वाला है, कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा उस वॉर को, क्योंकि दोनों को ही हार्म है। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो ये पूरा लिख के आना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी इसका एक मिलिट्री फीचर था। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी इसका मिलिट्री फीचर है। देखिए, जब भी एक फ्रेंड पे हमला हो जाता है तो पूरे सारे फ्रेंड्स पहुंच जाते हैं ना, सो यही वो कलेक्टिव सिक्योरिटी है। अगर यूएसए की किसी भी फ्रेंड पे, यूएसए के किसी भी फ्रेंड पे यूएसएसआर के किसी भी फ्रेंड ने लड़ाई मतलब हमला कर दिया, तो यूएसए पूरा पहुंच जाएगा यूएसएसआर के पास कि कैसे करा, तो पूरी हेल्प करेगा मतलब उसको। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर को बहुत बड़े बड़े रोल्स प्ले करने पड़ते थे। उनको रिस्पॉन्सिबल और रैशनल सुपर पावर्स की तरह बिहेव करना पड़ता था उनको। मतलब इस चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती थी कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन ना आए कि दोबारा से वर्ल्ड वॉर हो। हर चीज़ को क्या कर लिया जाए, नेगोशिएट कर लिया जाए, हर चीज़ को सेटल कर लिया जाए शांति से। ठीक है, और वॉर की कंडीशन नहीं क्रिएट होने देनी थी। वर्ल्ड वॉर थर्ड से बचाना था, पीस एस्टेब्लिश करके रखना था। ठीक है, so that was all for today's video. We have covered 2 topics and the rest of the chapter I will cover in my upcoming videos. So please do like and share my video and subscribe to my channel. Till then, bye bye.